हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने आए हैं। देखिए, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट का उल्लेख जो है वह भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। आगे इसमें हम लोग डिटेल्स कुछ इसके विस्तृत देखते हैं। देखिए, जो भारत में न्यायिक व्यवस्था है, भारत में जो न्यायिक व्यवस्था किया गया है, एकहरी व एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में एकहरी व एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है और कहा गया है कि एकीकृत नियम के तहत इसके सबसे सर्वोच्च में जो होगा सुप्रीम कोर्ट होगा। न्यायिक व्यवस्था में भारत में सबसे ऊपर अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नजदीक होगा नीचे तो हाई कोर्ट और सबसे निचले स्तर पर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। आज हम इसी हाई कोर्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ने आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद 214 जो कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में इस बात को कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता गया उस हिसाब से स्थिति बदलती गई। तो पहले पढ़ते हैं कि 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसके बाद अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 216 में हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार से होगा इस चीज को बताया गया है अनुच्छेद 216 में। अब बताया है कि अनुच्छेद 217 में कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जो करेंगे वह राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 217 के तहत। अब वह मुख्य जज हो या अन्य सारे जज, जितने भी हाई कोर्ट के जज होते हैं वह राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और वो भी नियुक्त करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस की सलाह पर और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर ही जजों की नियुक्ति करते हैं हाई कोर्ट में राष्ट्रपति महोदय। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 219 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि हाई कोर्ट से संबंधित जितना कार्य करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसी राज्य में जाकर राज्यपाल ही शपथ दिलवाते हैं मुख्य जज को या अन्य सारे जज को। क्योंकि मान लेते हैं अगर पटना हाई कोर्ट में कोई जज आए तो उनको शपथ दिलाने के लिए दिल्ली से उठकर राष्ट्रपति नहीं आ सकते हैं, इसीलिए राज्य के राज्यपाल को ही शपथ दिलाने का पावर दे दिया गया है। तो ये 219 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जज को शपथ जो है राज्यपाल दिलाएंगे। अब अनुच्छेद 221 में कहा गया है कि न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 221 में किस चीज का किया गया उल्लेख? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ता का उल्लेख किया गया है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन जो दिया जाता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अब अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 223 में जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक न्यायाधीश का भी एक बात उल्लेख किया गया है कि मान लेते हैं अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश एक्सपायर कर जाते हैं या किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो अनुच्छेद 223 के तहत क्या किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक कार्यवाहक न्यायाधीश की भी नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा कहा गया है। अब अनुच्छेद 225 में हाई कोर्ट के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है कि माने उस हाई कोर्ट का विस्तृत क्षेत्र कहां तक रहेगा। अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकार का हनन होने पर हाई कोर्ट में सुनवाई। देखिए, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट क्या करता है कि 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 231 में यह बात कहा गया है कि संसद भवन अगर चाहे तो कानून बनाकर, विधि बनाकर या विधेयक बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। यह अनुच्छेद 231 में कहा गया है। अब देखिए कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे निर्धारित किया जाता है। तो जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जनसंख्या निर्धारित किया जाएगा उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर और निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, किसी भी हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण का पावर अगर किसी के पास है तो राष्ट्रपति का होगा और वो भी निर्धारित करेंगे तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, इसीलिए वहां का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा अभी तक के जज हैं। अभी पूरे भारत में जितने हाई कोर्ट है 25 हाई कोर्ट है, उन सारे 25 हाई कोर्ट में है सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। अब आगे देखते हैं उच्च न्यायालय के जजों की योग्यता।
उच्च न्यायालय के जजों की योग्यता अगर देखा जाए तो पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके बाद 10 वर्ष तक वह न्यायिक पद धारण किया हो, इसके बाद अगला कि 10 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में वकालत किया हो, यानी कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वह वकील के पद पर रहा हो। अब शपथ देखते हैं तो हाई कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलाएंगे, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे जिस राज्य में हाई कोर्ट के जज गए हैं। जैसे पटना, जैसे बिहार में आएंगे कोई भी हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जज आएंगे तो बिहार के राज्यपाल उनको शपथ दिलाते हैं। अब हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल देखा जाए तो 62 वर्ष, कितना 62 वर्ष की उम्र पर तक कोई भी हाई कोर्ट के जज सुनवाई कर सकते हैं, अपना ड्यूटी निभा सकते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम उम्र कितने वर्ष तक कार्य करेंगे, तो 65 वर्ष तक, जबकि हाई कोर्ट के जज कितना वर्ष तक कार्य करेंगे, 62 वर्ष। लेकिन प्रस्तावित उम्र अगर पूछा तो प्रस्तावित उम्र 65 वर्ष। प्रस्तावित मतलब ये होता है कि संसद भवन में इस बात को प्रस्ताव में डाल दिया गया है, प्रस्तावित कर दिया गया है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करते हैं, उसी प्रकार क्यों ना हाई कोर्ट के जज भी 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करें। इसलिए प्रस्ताव भी चल रहा है। अगर पास प्रस्ताव कर लिया जाता है तो हाई कोर्ट के भी जज 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान में इनकी अधिकतम उम्र जो है हाई कोर्ट के जजों की 62 वर्ष है। अब देखते हैं त्याग पत्र। त्याग पत्र जो होगा, हाई कोर्ट के मुख्य जज जो होंगे, चाहे अन्य सारे जज, हाई कोर्ट के जो जज होंगे, त्याग पत्र अगर देंगे तो अपने त्याग पत्र में राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते लिखते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं फलाना व्यक्ति अपना त्याग पत्र आपको दे रहा हूँ, आप स्वीकार करिए, इसके लिए मैं आपका जीवन आभारी रहूंगा। तो यही राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं हाई कोर्ट के जज। अब देखते हैं कि हटाने की विधि। तो हटाने की विधि, अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज के भांति ही हटाया जाता है। हटाएंगे दो कंडीशन में, या तो वो अपना कार्य करने में असमर्थ होंगे, या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, या संविधान के विपरीत कार्य करेंगे, तो उनको हटाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हम बताए थे कि किस प्रकार से हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत। लेकिन यहाँ पर महाभियोग शब्द यूज नहीं होगा। मैंने बोला था, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा तो पहले संसद में विधेयक लाया जाता है और राज्यसभा, देखिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों पास करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा का 2/3 बहुमत इसका भी और 2/3 बहुमत इसका भी, दोनों का 2/3 बहुमत चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हट सकता है। तो सेम प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के लिए भी हटाने की प्रक्रिया है कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा तो क्या करेंगे कि संसद भवन के राज्यसभा में 2/3 बहुमत पारित करेंगे और लोकसभा के 2/3 बहुमत अगर समर्थन कर देगा कि हाँ इनको हटाया जाए, तब वह व्यक्ति हट सकता है। और हटाने से पहले भी कम से कम राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है और लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। मैंने प्रस्ताव पेश होने से पहले लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य हस्ताक्षर उस कागज पर करेंगे और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और इसके बाद 2/3 बहुमत पारित किया जाएगा दोनों में। इसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हट सकता है। अब देखते हैं स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर करना होगा किसी हाई कोर्ट को, पटना हाई कोर्ट से लेकर जाना होगा मद्रास हाई कोर्ट में, या पटना हाई कोर्ट से लेकर जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये ट्रांसफर करेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति पर ही किया जाएगा। तो स्थानांतर का देख लिए कि अगर इनको ट्रांसफर करना होगा किसी भी हाई कोर्ट के जजों को तो वो भी राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेने के बाद इनका ट्रांसफर किया जाता है। अब देखा जाए कि इनका वेतन, तो हाई कोर्ट के जजों का वेतन जो दिया जाता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उसका वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति महीना है और अन्य सारे जजों का वेतन जो है 2.25 लाख रुपया महीना है। यानी कि हाई कोर्ट के जजों का जो वेतन होगा वो राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा और हाई कोर्ट के मुख्य जज का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति महीना और अन्य सारे जजों का वेतन 2,25,000 रुपया प्रति महीना है। इसके बाद मिटाकर हम लोग आगे देखते हैं और इसमें तो इसके बाद बता रहे हैं। चलिए अब आप लोग आगे के टॉपिक देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के कुछ कार्य एवं शक्ति दिया गया है, तो इस हाई कोर्ट के कार्य एवं शक्ति देखते हैं। देखिए पहला है कि मूल अधिकारिता, हाई कोर्ट के पास मूल अधिकारिता है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ मूल अधिकारिता होता था, तो वहां मैंने पढ़ लिया था। आज हम लोग हाई कोर्ट के कुछ मूल अधिकारिता के बारे में पढ़ रहे हैं। मूल अधिकारिता का मतलब ये है कि जैसे
कुछ ऐसे केस या मुकदमे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही दर्ज किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मौलिक अधिकार से संबंधित जितने कानून, जितने भी मुकदमे होंगे वह हाई कोर्ट में ही दायर किए जाएंगे। यानी कि हाई कोर्ट पर ही हम लोग मौलिक अधिकार का अवहरण होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत जाते थे और रीति जारी करता था। तो मूल अधिकार का संबंधी जितने भी कार्य होंगे वह हाई कोर्ट देंगे। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है राज्य विधानमंडल। यदि राज्य विधानमंडल या उस राज्य के कार्यपालिका कोई गलत कार्य करता है या कोई गलत कानून बनाता है या कोई गलत नियम बनाता है तो उसका भी मुकदमा अगर दर्ज करना होगा तो हाई कोर्ट में ही दर्ज किया जाता है। इसी को कहा जाता है हाई कोर्ट का मूल अधिकारिता। अब आगे देखते हैं रीति संबंधी अधिकारिता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ते थे कि अगर किसी भी भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो अनुच्छेद 226 के द्वारा हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में अपील या याचिका दायर करते थे। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीति जारी करता है। इसी को कहा जाता है हाई कोर्ट का रीति संबंधी अधिकारिता। तो जो 5 प्रकार का रीति जारी करेगा तो वह जैसे 5 प्रकार का रीति जारी कर देता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो जवाब देना पड़ता है कि किस अधिकार के तहत उसको आपने मैंने गिरफ्तार किया है। इसके बाद कोई प्रेशर, अभिलेख परीक्षा या अधिकारी परीक्षा, ये सारे रीति जो है जारी करेगा हाई कोर्ट। तो इसी को कहा जाता है रीति संबंधी अधिकारिता। वह भी जारी करेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत है। अब आगे देखते हैं अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारत में न्याय है वह एकल न्याय प्रणाली को अपनाया गया। ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मुकदमा आता है, ऊपर ले जाना चाहते हैं तो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यही प्रक्रिया होता है। लेकिन अगर देखा जाए इसमें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा है और सुनवाई हो जाता है तो उसके खिलाफ हम लोग अपील याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो राज्य लेवल पर यानी कि राज्य स्तर पर सबसे अगर कोई कोर्ट है अपीलीय अधिकार वाला कोर्ट तो वह हाई कोर्ट है। माने राज्य स्तर पर यदि कोई सर्वोच्च अगर न्यायालय है, अगर कोई उच्च न्यायालय है तो वह हाई कोर्ट ही है। जहां पर अपीलीय न्यायालय है यानी कि राज्य लेवल पर अपीलीय न्याय सबसे ऊपरी न्यायालय अगर हो तो हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट से जैसे ही ऊपरी सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगा तो वह केंद्र लेवल का होगा। अब देखते हैं कि अभिलेख न्यायालय। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो उच्च न्यायालय अगर निचले न्यायालय को देता है, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो वह उसके निचले कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के लिए एक कानून के रूप में कार्य करता है। अगर कोई कानून, अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कानून के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट को कहा जाता है क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई निर्णय या कोई सुनवाई करता है और कोई निर्णय देकर हाई कोर्ट कोई निर्णय गंभीर निर्णय दे देता है तो हाई कोर्ट तो निर्णय दे दिया तो उस राज्य के जितने निचले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, जिला न्यायालय होंगे यानी कि अधीनस्थ न्यायालय होंगे तो उनके लिए वह एक कानून के रूप में कार्य करने लगता है। अगला देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। हाई कोर्ट के पास भी न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। यदि राज्य विधानमंडल कोई अगर गलत कानून बना देता है या कोई भी कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट क्या करता है कि पहले उसको उसके सारे पहलुओं को जांच करता है कि हाँ कहीं पर अगर मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हुआ है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे अनुच्छेद 13 के द्वारा निरस्त भी हाई कोर्ट कर सकता है। हालांकि यह केंद्र सरकार के भी किसी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है या उसके द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सकता है। लेकिन राज्य लेवल पर देखें तो यह विधानमंडल से संबंधित सारे कानून की भी जांच करता है, रद्द भी कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि राज्यों के सारे जिला न्यायालयों के रखरखाव तथा परीक्षण व निरीक्षण संबंधित सारा कार्य जो होगा हाई कोर्ट ही करेगा। अगर किसी भी हाई कोर्ट में है तो वह किसी राज्य का होगा तो उस राज्य के अंदर जितने जिला न्यायालय होंगे तो उनके रखरखाव, परीक्षण, निरीक्षण संबंधित जितने सारे कार्य होंगे वह हाई कोर्ट ही करता है। इसका एग्जांपल अगर लेते हैं बिहार तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं, यानी 38 जिला होगा तो प्रत्येक जिला में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो इस ये सारे 38 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होंगे यह पटना हाई कोर्ट के ही अधीन कार्य करेंगे और पटना हाई कोर्ट के अधीन जब कार्य करेंगे तो पटना हाई कोर्ट को पास ये पावर है कि ये 38 जिला न्यायालय के जांच कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है। इसमें कुछ भी गलत अगर होता है उसको सुधार कर सकता है या उसको अपने कैप्चरिंग में ले सकता है। ये पावर सारा जो है
हाई कोर्ट का है। अभी देखिए, अगर हाई कोर्ट के पिछले इतिहास में चलते हैं तो भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट अंग्रेजों ने बनाया था 1862 ईस्वी में। 1862 में इन्होंने तीन हाई कोर्ट बनाया था। वह तीन इनके पास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो था, तीन प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के समय था और तीनों जगह में इन्होंने क्या किया कि 1862 ईस्वी में पहली बार हाई कोर्ट का गठन कर लिया। अगर पिछला हम इतिहास में चलते हैं तो बम्बई हाई कोर्ट का स्थापना 1862, कलकत्ता 1862 और मद्रास का भी हाई कोर्ट का स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ। तो इस चीज याद रखना है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो हुआ था भारत में पहली बार 1862 ईस्वी में अंग्रेजों ने हाई कोर्ट का गठन किया था। अभी वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय। कितना है? 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें 25वां हाई कोर्ट कहा जाता है अमरावती को। अमरावती आपको बता दें कि पहले हाई कोर्ट थे 2002 में 21 हाई कोर्ट था, लेकिन बाद में 2013 में 3 हाई कोर्ट बनाया गया मिजोरम में बना थी, ठीक ना। इसके बाद तो 24 हाई कोर्ट हुआ। इसके बाद 25वां हाई कोर्ट तब बना जब 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना वाला जो हाई कोर्ट का कार्य करता है, तो हैदराबाद जो पुराना हाई कोर्ट था वहीं पर वो कार्य कर रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो बनाया गया अमरावती में बनाया गया और इसी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का गठन किया गया अमरावती, जो कि कार्य कर रहा है 1 जनवरी 2019 ईस्वी से। 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट में से कुछ प्रमुख हाई कोर्टों का लिस्ट देख लिया जाए, इसको मिटाकर देखते हैं। चलिए, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ उच्च न्यायालय और उनका मुख्यालय कहाँ पर। बेसिक रूप से वही उच्च न्यायालय का यहाँ पर मुख्यालय मैंने लिखा है जिसका उसकी राजधानी में नहीं है। जैसे बिहार का हाई कोर्ट जो है, बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक ना। उसी प्रकार से जिसकी राजधानी अलग अलग राजधानियों में नहीं है उसको रखा गया। जैसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की राजधानी है लखनऊ, लेकिन उसका जो हाई कोर्ट रखा गया है बेसिक रूप से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश यानी कि इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश जो है उसका हाई कोर्ट का मुख्यालय जो है प्रयागराज में है, यानी कि अभी नाम जो प्रयागराज। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट है। इसका एक खंडपीठ उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी में भी स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में भी इसका खंडपीठ है। देखिए, छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसपुर का जो हाई कोर्ट का मुख्यालय है वह बिलासपुर में है। अब रायपुर का नया नाम अटल नगर कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक ना। अब गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, लेकिन इसकी गांधीनगर तो है, लेकिन गुजरात का हाई कोर्ट का मुख्यालय अहमदाबाद में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय जबलपुर में है। उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्यालय कटक में है। राजस्थान का हाई कोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्यालय नैनीताल में है। अब आगे देखते हैं, इस लाइन में मैंने लिखा है वो हाई कोर्ट और उसका मुख्यालय तथा उसके क्षेत्र कहां विस्तृत है। जैसे यानी मुंबई हाई कोर्ट का मुख्यालय आपका मुंबई में ही है और इसका न्यायिक क्षेत्र जो है एक महाराष्ट्र राज्य का देखता है, दूसरा का दादर नागर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का भी ये न्यायिक प्रक्रिया देखने का अधिकार जो है बम्बई। अगर पूछेगा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव न्यायिक प्रक्रिया किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक। अब देखते हैं, असम हाई कोर्ट का मुख्यालय जो है वह गुवाहाटी में है और असम हाई कोर्ट जो है 4 राज्यों का न्यायिक प्रक्रिया देखता है। पहले 7 राज्यों का देखता था, लेकिन 2013 में अलग इसको कर दिया गया। तो असम हाई कोर्ट का मुख्यालय जो है गुवाहाटी में है और इसकी न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक क्षेत्र जो है एक असम राज्य का देखता है न्यायिक क्षेत्र, नागालैंड राज्य का न्यायिक क्षेत्र देखता है, मिजोरम राज्य का भी न्यायिक क्षेत्र जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट ही देखता है और अरुणाचल प्रदेश राज्य का भी न्यायिक प्रक्रिया जो है वह देखता है गुवाहाटी हाई कोर्ट ही। ये 4 राज्य का न्यायिक प्रक्रिया देखने वाला अब तक का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। माने गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 4 राज्यों को देखने का न्यायिक क्षेत्र का अधिकार है। अब देखते हैं, केरल हाई कोर्ट का मुख्यालय जो है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में इसको नहीं रखा गया है। केरल हाई कोर्ट का मुख्यालय एर्नाकुलम में है और केरल हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम हाई कोर्ट है इसका मुख्यालय क्षेत्र तो एर्नाकुलम में है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र जो है केरल और लक्षद्वीप में है।
ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस न्यायिक क्षेत्र में आता है, तो केरल न्यायिक क्षेत्र में आता है। आप देखते हैं कोलकाता हाई कोर्ट जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है और इसके न्यायिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह न्यायिक क्षेत्र है। अगर पूछेगा कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायिक क्षेत्र में पड़ता है, तो कोलकाता हाई कोर्ट में पड़ता है। अब देखते हैं पंजाब हाई कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और इसका 3 राज्य में न्यायिक क्षेत्र विस्तृत है। पहला पंजाब राज्य का जितना मुकदमा देखेगा पंजाब हाई कोर्ट ही देखेगा, दूसरा का हरियाणा, तीसरा का चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट किस न्यायिक क्षेत्र में आता है, चाहे हरियाणा किस चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में। अब देखिए 3 हाई कोर्ट का गठन 2013 ईस्वी में किया गया। पहला मणिपुर हाई कोर्ट, दूसरा का मेघालय हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट। इन तीनों राज्यों में 2013 में हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया था। जब 2013 के पहले इनका देखरेख न्यायिक प्रक्रिया गुवाहाटी हाई कोर्ट ही करता था। जब यहाँ पर नई हाई कोर्ट का निर्माण हुआ था तो कहाँ देता था, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसके बाद तो ये 21 पहले था तो 3 हो गया 24 और 25वां हाई कोर्ट का हाल फिलहाल का है 25वां हाई कोर्ट जो है अमरावती हाई कोर्ट, जिसकी न्यायिक क्षेत्र जो है हैदराबाद राज्य है। हैदराबाद राज्य के हाई कोर्ट कहाँ है, अमरावती में, और हैदराबाद की राजधानी भी अमरावती नया बनाया गया है। और 25वां हाई कोर्ट जो है अमरावती, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2019 ईस्वी से यह कार्य कर रही है अमरावती हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग भली भांति समझ लिए होंगे। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लिया जाए। पहला अनुच्छेद 214 क्या कहता है, अनुच्छेद 214 कहता है कि भारत में सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। इसके बाद अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 217 कहता है कि अनुच्छेद 217 में ये कहता है कि हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 219 में जो है हाई कोर्ट के जजों के शपथ का उल्लेख किया गया है कि शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। इसके बाद अनुच्छेद 221 में जजों के वेतन एवं भत्ता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य कार्यवाहक जज का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 225 में हाई कोर्ट के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। यही क्षेत्र माने कौन हाई कोर्ट का क्षेत्र कितना रहेगा, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्षेत्र है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो यही क्षेत्र का अनुच्छेद 225 क्षेत्र देखिए। अनुच्छेद 226 में मैंने समझाया था कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो अनुच्छेद 226 के द्वारा ही हाई कोर्ट 5 प्रकार गारंटी जारी करता है। और अनुच्छेद 231 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो विधेयक या बिल बनाकर यानी कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। हाई कोर्ट के जजों की संख्या निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन एक बात ध्यान रखना है ये है कि अगर कोई पूछ देगा क्वेश्चन कि माने हाई कोर्ट देश में कितने हाई कोर्ट रहेगा, और क्वेश्चन पूछ देगा कि देश में हाई कोर्ट की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो संसद को। ध्यान रखना है, देश में अगर हाई कोर्ट बढ़ाने का पावर शक्ति है तो संसद भवन को है। ध्यान दीजिएगा, अगर 25 हाई कोर्ट है, अगर 28 हाई कोर्ट करना होगा तो ये पावर अधिकार है संसद को। लेकिन किसी हाई कोर्ट में जजों की संख्या को घटाने बढ़ाने का पावर राष्ट्रपति को। फिर से बता रहा हूं, अगर देश में हाई कोर्ट की संख्या बढ़ाने या घटाने माने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की संख्या घटाने और बढ़ाने का पावर है संसद को। लेकिन किसी उच्च न्यायालय में अगर जजों की संख्या घटाना होगा बढ़ाना होगा तो ये पावर है राष्ट्रपति महोदय को। योग्यता देखने लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट के जजों की योग्यता भारत के नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो। इसके बाद इनका कार्यकाल हमने देखा कि 62 वर्ष की उम्र तक कोई भी हाई कोर्ट में व्यक्ति कार्य कर सकता है, कोई भी जज। इसके बाद हटाने की विधि मैंने बताइए दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की तरह कार्य करेंगे, में हटाया जाएगा। इसके बाद इनको अगर नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति ही करेंगे, त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को ही देंगे। सिर्फ एक प्रक्रिया, खाली शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं बस। इसके बाद स्थानांतरण करना हो तो राष्ट्रपति की करेंगे। वेतन भत्ता देख ही लिए कि इस राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट के मुख्य जज का वेतन 2,50,000 रुपया और अन्य जजों का वेतन 2,25,000 रुपया। एक कार्य शक्ति में देखे था मूल अधिकारिता संबंधी कार्य, रीति संबंधी अधिकारिता या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितना लेवल का कार्य देखना होगा तो हाई कोर्ट ही देखता है। इसके बाद मैंने देख लिया है कि इसके इतिहास में मैंने पढ़ा कि भारत में अगर पूछेगा कि पहली बार हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। इसके बाद इस सारे मुख्यालय देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स।